नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टीवी7 भारत पर और मैं हूं आपके साथ अंकुर गोस्वामी। स्वागत करता हूं आपका टीवी7 भारत के इस विशेष प्रोग्राम में। तो ज्यादा वक्त जाया न करते हुए सीधे रुक करेंगे खबरों की ओर। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों ऐसा सियासी भूचाल आया हुआ है जिसकी गूंज सिर्फ कोलकाता तक नहीं बल्कि दिल्ली के राजनीतिक गलियारों तक सुनाई दे रही है। कभी ममता बनर्जी की मजबूत राजनीति पकड़ वाली तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी आज अपने सबसे बड़े आंतरिक संकट से गुजरती नजर आ रही है। विधानसभा चुनावों में हार के बाद पार्टी के भीतर असंतोष खुलकर सामने आया है और अब बगावत की आंच विधानसभा से निकलकर लोकसभा और राज्यसभा तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। और यही वजह है कि पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी लगातार डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई हैं। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी के कई सांसद पार्टी नेतृत्व से नाराज बताए जा रहे हैं और पार्टी के भीतर यह चर्चा तेज है कि कुछ सांसद दूसरे राजनीतिक विकल्प तलाश रहे हैं। और यही कारण है कि ममता बनर्जी को अब सिर्फ विधायकों की बगावत ही नहीं बल्कि संसद में पार्टी की बगावत और पार्टी की ताकत कमजोर पड़ने पर भारी डर सता सकता है। और रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि लोकसभा और राज्यसभा के कुछ सांसदों के रुख को लेकर पार्टी नेतृत्व लगातार निगरानी कर रहा है। दरअसल संकट की शुरुआत विधानसभा चुनाव में टीएमसी के हार के बाद हुई। चुनाव परिणामों के बाद पार्टी के कई विधायक नेतृत्व के फैसलों पर सवाल उठाने लगे। नेता प्रतिपक्ष के चयन को लेकर विवाद पैदा हुआ और फिर कथित फर्जी हस्ताक्षर मामले ने आग में घी डालने वाला काम कर दिया और धीरे धीरे यह असंतोष खुली बगावत में बदल गया। कई बैठकों में बड़ी संख्या में विधायक अनुपस्थित रहे जिससे पार्टी नेतृत्व की चिंता और ज्यादा बढ़ गई और बागी खेमे का नेतृत्व कर रहे नेताओं का दावा है कि उन्हें बड़ी संख्या में विधायकों का समर्थन हासिल है और कुछ रिपोर्टों में 50 से ज्यादा विधायकों के समर्थन का दावा किया गया है। और यही नहीं, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर भी अलग अलग दावे सामने आए हैं जिससे पार्टी के भीतर शक्ति संघर्ष खुलकर सामने आ रहा है। और स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि टीएमसी नेतृत्व को संगठनात्मक ढांचे में बड़े बदलाव करने पड़े। पार्टी ने अपनी कई प्रमुख संगठनात्मक निकायों और फ्रंटल संगठनों को भंग कर दिया है और इसे पार्टी को दोबारा संगठित करने और बागी तेवरों को शांत करने की कोशिश के तौर पर देखा गया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला दर्शाता है कि पार्टी नेतृत्व संकट की गहराई को समझ चुका है। और इस पूरे घटनाक्रम में एक और महत्वपूर्ण पहलू अभिषेक बनर्जी की भूमिका को लेकर भी सामने आया है। पार्टी के भीतर चल रही खींचतान में कई बागी नेता संगठन के फैसलों और नेतृत्व शैली पर सवाल उठा रहे हैं और इससे टीएमसी के शीर्ष नेतृत्व पर दबाव और बढ़ गया है। ममता बनर्जी लगातार बागी नेताओं और विधायकों से संपर्क साधने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कई नेताओं को फोन किए हैं और पार्टी को एकजुट रखने के लिए विशेष रणनीति तैयार की है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह प्रयास टीएमसी को टूटने से बचा पाएगा या फिर पश्चिम बंगाल की राजनीति में शिवसेना और एनसीपी जैसी एक और बड़ी राजनीतिक टूट देखने को मिलेगी। तो तस्वीरों में तो यही समझ आ रहा है कि फिलहाल इतना तय है कि टीएमसी अपने 28 साल के इतिहास के सबसे कठिन दौर से गुजर रही है। ममता बनर्जी के सामने चुनौती सिर्फ पार्टी को बचाने की नहीं बल्कि अपने राजनीतिक वर्चस्व को बनाए रखने की भी है। तो तस्वीरों के माध्यम से यह समझ में आ रहा है कि आने वाले दिनों में लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों का रुख इस पूरे संकट की दिशा और तय कर सकता है। तो चलिए सीधे रुख करते हैं अगली खबर की ओर। पिछले कुछ दिनों से भारत की न्यायपालिका से जुड़ा एक कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के लंदन दौरे से जुड़ा हुआ है, जहां एक एकेडमिक कार्यक्रम के दौरान पूछे गए एक सवाल ने अचानक पूरे आयोजन को विवादों के केंद्र में ला दिया। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुए, राजनीतिक बहस छिड़ी और लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग को भी आधिकारिक बयान जारी करना पड़ा। दरअसल मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ब्रिटेन के लंदन स्थित बर्कबेक कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उनका व्याख्यान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेशनल लॉ विषय पर था। अपने संबोधन में उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रभाव, न्यायिक व्यवस्था पर उसके असर और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचे की आवश्यकता पर विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि एआई न्यायिक और संप्रभु शक्तियों के इस्तेमाल को बदल रहा है और दुनिया को इसके लिए मजबूत कानूनी व्यवस्था वो तैयार करनी होगी। और कार्यक्रम का विवादित मोड़ तब आया जब प्रश्नोत्तर सत्र शुरू हुआ। इस दौरान एक प्रतिभागी ने भारत में असहमति, लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा सवाल उठाने की कोशिश की और सवाल का आशय भारत में कथित तौर पर बढ़ती असहमति के प्रति रवैये को लेकर था। हालांकि कार्यक्रम का विषय एआई और अंतर्राष्ट्रीय कानून था,
इसलिए मॉडरेटर ने हस्तक्षेप करते हुए सवाल को बीच में ही रोक दिया और कहा कि ये चर्चा का विषय है ही नहीं, आप इस संबंध से नहीं बोल सकते। और सवाल रोके जाने के बाद जो है माहौल जो है वो कुछ देर तनावपूर्ण हो गया। कार्यक्रम में मौजूद लोग इसका विरोध करने लगे, जबकि कुछ ने मॉडरेटर के फैसले का समर्थन किया और इसी दौरान हुई बातचीत और बहस के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए। लोगों ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और असहमति के अधिकार से जोड़कर देखा, जबकि दूसरे पक्ष का कहना था कि किसी भी एकेडमिक कार्यक्रम में चर्चा निर्धारित विषय के दायरे में रहना चाहिए। यानी सीधे तरीके से ये समझिए, फिलहाल ये मामला केवल एक विश्वविद्यालय कार्यक्रम तक सीमित नहीं रह गया है। सोशल मीडिया, राजनीतिक हलकों और कानूनी समुदाय में इसे लेकर अलग अलग राय सामने आ रही है। हालांकि मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की ओर से इस विवाद पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं है, लेकिन लंदन की यह घटना लोकतंत्र, असहमति और सार्वजनिक संवाद की मर्यादाओं पर नई बहस छोड़ गई है। तो चलिए इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पटना के चर्चित शिक्षक और यूट्यूबर खान सर, जिनका वास्तविक नाम फैजल खान है, इन दिनों एक बड़े कानूनी विवाद के केंद्र में हैं। उनके कोचिंग संस्थान के बाहर हुई फायरिंग, ताबड़तोड़ और हिंसा की घटना ने बिहार की राजनीति से लेकर शिक्षा जगत तक में हलचल मचा दी है और मामले में पुलिस ने खान सर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और जांच तेज कर दी है। इसी बीच खान सर के पटना सिविल कोर्ट पहुंचने और कानूनी राहत लेने की कोशिशों ने इस पूरे मामले को और ज्यादा सुर्खियों में ला दिया है। ये पूरा विवाद 2 जून की रात को शुरू हुआ, जब पटना के मुसलर घाट इलाके में स्थित खान ग्लोबल स्टडीज संस्थान के बाहर अचानक हंगामा हो गया। आरोप है कि कुछ लोगों ने कोचिंग संस्थान पर पथराव किया, तोड़फोड़ किया और माहौल को तनावपूर्ण जो है वो बना दिया। और घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी फैल गई और बड़ी संख्या में छात्र जो है वो सड़क पर उतर आए। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी और बाद में घटना से जुड़े सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए, जिनमें उपद्रव और हंगामे के दृश्य दिखाई दिए। जांच के दौरान मामला तब और गंभीर हो गया जब सोशल मीडिया पर एक कथित फायरिंग वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में गोलियां चलने जैसी आवाजें सुनाई दी, जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले की गहन जांच शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार जांच में खान सर के संस्थान से जुड़े सुरक्षा कर्मियों की भूमिका सामने आई। 2 सुरक्षा कर्मियों को हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ की गई। इसी आधार पर पुलिस ने खान सर समेत कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और एफआईआर में लगाए गए आरोपों ने इस मामले को और संवेदनशील बना दिया है। पुलिस का दावा है कि जांच के दौरान कुछ ऐसे तथ्य सामने आए जिनके आधार पर भारतीय न्याय संहिता की गंभीर धाराएं और आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराएं लगाई गई हैं। कुछ मीडिया रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया है कि पुलिस को ऐसे बयान और परिस्थितियां मिली हैं जिनकी वजह से खान सर की भूमिका की भी जांच की जा रही है। हालांकि अभी तक अदालत ने इन आरोपों की पुष्टि नहीं की है और मामला जांच के अधीन है। एफआईआर दर्ज होने के बाद खान सर की गिरफ्तारी को लेकर अटकलें तेज हो गई। शुक्रवार रात से ही उनके कोचिंग संस्थान के आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया गया। बड़ी संख्या में छात्र भी वहीं जमा हो गए थे और अपने पसंदीदा शिक्षक के समर्थन में नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए संयम बरता और तत्काल कोई कठोर कार्रवाई नहीं की। अधिकारियों ने छात्रों से शांति बनाए रखने और जांच में सहयोग करने की अपील की और शनिवार को घटनाक्रम ने नया मोड़ ले लिया जब खबर आई कि खान सर पटना सिविल कोर्ट पहुंचे हैं। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार वो अपने वकीलों के साथ अदालत पहुंचे और कानूनी प्रक्रिया का सहारा लिया। उनके पक्ष का कहना है कि वो कानून का सम्मान करते हैं और न्यायिक प्रक्रिया में पूरा सहयोग करेंगे। दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि जांच निष्पक्ष तरीके से रोकी जा रही और लेकिन पुलिस भी पीछे नहीं हटेगी। जो जांच है वो चल रही है, तैयारी भी पूरी चल रही है और सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। इस पूरे मामले ने बिहार के कोचिंग उद्योग, छात्रों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ खान सर के समर्थक इसे इनके खिलाफ साजिश बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि जांच तथ्यों और सबूतों के आधार पर आगे बढ़ रही है। फिलहाल सबकी नजर अदालत और पुलिस जांच पर टिकी है और आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा कि वायरल फायरिंग वीडियो, सुरक्षा कर्मियों की भूमिका और खान सर पर लगे आरोपों में कितनी सच्चाई है और कानून इस मामले में क्या फैसला देता है। तो चलिए इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पश्चिम एशिया की बात करते हैं या यूं कहूं मध्य पूर्व तनाव की बात करते हैं। मध्य पूर्व तनाव में जो एक तनाव चल रहा है वो एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही तनातनी के बीच ताजा घटनाक्रम ने पूरे क्षेत्र की चिंता बढ़ा दी है। रिपोर्टों के मुताबिक अमेरिका ने दावा किया है कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ओर बढ़ रहे कई ईरानी ड्रोन मार गिराए हैं। इसके साथ ही अमेरिकी सेना ने ईरान के कुछ तटीय रडार ठिकानों पर भी कार्रवाई की है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब दोनों देशों के बीच
संघर्ष विराम को लेकर बातचीत जारी है, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात लगातार बिगड़ते नजर आ रहे हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम के अनुसार ईरान की ओर से भेजे गए 4 ड्रोन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास सक्रिय थे और अमेरिका का दावा है कि ये ड्रोन समुद्री यातायात और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते थे। इसी वजह से अमेरिकी सेना ने उन्हें हवा में ही मार गिराया। इसके बाद अमेरिका ने ईरान के तटीय निगरानी और रडार ठिकानों को निशाना बनाया और अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई आत्मरक्षा और समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्गों में से जो है वो एक माना जाता है। वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा इसी जलमार्ग से गुजरता है और ऐसे में यहाँ किसी भी तरह की सैन्य गतिविधि या टकराव का असर सीधे अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। और यही वजह है कि अमेरिका और इसके सहयोगी देशों की नजर लगातार इस क्षेत्र पर बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर ईरान ने भी अमेरिकी कार्रवाई का जवाब देने के संकेत दिए हैं। रिपोर्टों के अनुसार हाल के दिनों में ईरान और अमेरिका के बीच कई बार सैन्य टकराव की घटनाएं सामने आई हैं और अमेरिकी दावों के मुताबिक ईरान समर्थित बलों और ईरानी सैन्य इकाइयों ने क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों और सहयोगी देशों को निशाना बनाने की कोशिश की है। इसके जवाब में अमेरिका लगातार सैन्य कार्रवाई कर रहा है और इस पूरे घटनाक्रम की सबसे बड़ी चिंता यह है कि दोनों देश के बीच संघर्ष विराम की कोशिशें लगातार कमजोर पड़ती दिखाई दे रही हैं। कुछ सप्ताह पहले तक उम्मीद जताई जा रही थी कि बातचीत के जरिए तनाव कम किया जा सकेगा, लेकिन अब ड्रोन हमले, मिसाइलों की तैनाती और ये जो तस्वीरों में आप बर्बादी देख पा रहे हैं, ये सारी चीजें फिर से एक बार चिंता का विषय बनती जा रही हैं। और विशेषज्ञों का मानना है कि यदि दोनों पक्ष संयम नहीं बरतते हैं तो ये संकट पूरे खाड़ी क्षेत्र को अपनी चपेट में ले सकता है। इसी बीच लेबनान में भी तनाव कम नहीं हुआ है। जो ईरान समर्थित हिजबुल्लाह है और इजराइल के बीच जो झड़पें जारी हैं वो भी काफी ज्यादा चिंताजनक हैं और कई अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के बावजूद क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित नहीं हो सकती। और यही कारण है कि अमेरिका ईरान टकराव अब केवल 2 देशों तक सीमित नहीं रह गया, इसकी चपेट में और भी काफी देश आ रहे हैं। यानी सीधे तरीके से यह कहा जा सकता है कि मध्य पूर्व तनाव अब जितनी भी अटकलें दिखा रहा था, जितने भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा था, वो अब शांति विराम की बात करूं, एक तरीके से पूर्ण विराम की बात करूं, तो वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता दिख रहा है और खत्म होता दिख रहा है। तो चलिए इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। और अगली खबर हमारी कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर है। देश की राजधानी दिल्ली में आज एक अनोखा और चर्चित विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। खुद को कॉकरोच जनता पार्टी कहने वाले एक समूह ने केंद्र सरकार की शिक्षा नीतियों, नीट परीक्षा विवाद और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन की अगुवाई संगठन के संस्थापक अभिजीत ढिपके ने की, जो हाल के दिनों में सोशल मीडिया और सार्वजनिक बहसों में लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। प्रदर्शन का उद्देश्य छात्रों और युवाओं से जुड़े मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाना और सरकार का ध्यान क्षेत्र की चुनौतियों की ओर आकर्षित करना बताया गया। यानी ये कहा जा सकता है कि ये जो प्रदर्शन किया गया इसमें भारी भीड़ उमड़ी और भारी भीड़ किसकी थी? भारी भीड़ थी जेनजीज की, भारी भीड़ थी भारत के युवाओं की, जो भारत का फ्यूचर है, जो भारत को आगे एक नई दिशा देंगे। और आज वो भीड़ इकट्ठी यहां पर पहुंची थी खुद एक दिशा पाने के लिए कि क्या कुछ हो सकता है। तो ये सारी चीजें ये बयां करती हैं कि जितनी भी चीजें हैं, जैसे अभिजीत ढिपके की बात करें, उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के साथ मिलकर कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया। और बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी ने सीधे कहा है कि अगर आज धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया तो फिर यह प्रदर्शन जारी रहेगा और यह प्रदर्शन जो है वो अगले शनिवार फिर होगा। अगले शनिवार तो होगा ही, साथ ही साथ दूसरे राज्यों में भी इसका प्रदर्शन चालू हो जाएगा। यानी एक चेन बनाने की कोशिश की जा रही है। यानी आप सीधे तरीके से ये समझिए कि जितनी भी चीजें हैं यहां पर, कॉकरोच जनता पार्टी कहां की पार्टी है, कौन नेतृत्व कर रहा है? अभिजीत ढिपके, जो कि खुद एक छात्र बताए जा रहे हैं। क्या उनको भारत की राजनीति का अंदाजा है कि भारत की राजनीति दर्शकों एक गहरी खाई जैसी है, आप जितना घुसेंगे उतना ही घुसते चले जाएंगे। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि यहां पर जो ये भीड़ आप देख रहे हैं, और सोचने वाली बात ये है कि इस भीड़ में केवल युवा नहीं थे, इस भीड़ में 40, 45, 50 साल के लोग भी मौजूद थे, जो एक ही मांग कर रहे थे कि नीट के छात्रों के साथ जो नाइंसाफी हुई है वो नाइंसाफी अब आगे ना हो।
और इसी वजह से उनको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। अब देखना यह होगा कि कॉकरोच जनता पार्टी का आगे क्या होता है और अभिजीत डिपके आगे क्या करते हैं। तो चलिए मेरे साथ बस इतना ही, और तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए TV7 भारत के साथ। नमस्कार।